नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुनझुन एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज से देखो अपन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, उसमें बीए और बीएससी 6 सेमेस्टर जियोग्राफी कि भाई देखो, जियोग्राफी ऐसा पेपर है, भूगोल ऐसा पेपर है जो बीए में भी चलता है और बीएससी में चलता है। छठा सेमेस्टर जो है ना जियोग्राफी, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस में आंसर से मैं आंसर्स भी लेके आऊं आप लोगों के लिए, वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार झुनझुन एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि देखो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। साथ में क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज आपको प्रोवाइड होगी। तो आप और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ये क्लास देख लेना बेटा, ठीक है। पेपर नाम क्या रहेगा भाई? मेन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट है। मेन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, ये रहने वाला आपकी पेपर का नाम। नितेश तिवारी सर को सब लोग जानते हो आप लोग। दूसरा काम क्या करना आपको, टेलीग्राम चैनल है भाई झुनझुन एजुकेशन से, इसको ज्वाइन कर लेना। रामबाण उपाय रहने वाला है, इस पे नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल सब कुछ मिल जाएगी। या देखो आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखिए झुनझुन एजुकेशन, वहां सर्च करो चैनल और ज्वाइन कर लो। या इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा आपने, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट ऐसे कैसा है, झुनझुन एजुकेशन, ना कोई स्पेस है ना कुछ और है, सीधा झुनझुन एजुकेशन लिखो और फॉलो कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि इस पे आपको एग्जाम टाइम भी अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी स्टोरी के माध्यम से। तो सभी विद्यार्थी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। और जिसका व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है ना, वो भाई इसी इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज में अपना नाम और साथ में शेखावाटी यूनिवर्सिटी या पीडीयूएसयू लिख के भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन आपको नाम और पीडीयूएसयू लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको शेखावाटी यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो फटाफट एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे अगले पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आए तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्वेश्चन कहां मिलेंगे, डायरेक्ट आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। देखो 4 यूनिट्स में सिलेबस है, 4 यूनिट जो टॉप क्वेश्चन है आंसर्स के साथ बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक बने रहे। जैसे मैं समझाऊं वैसे आप लोग समझते जरूर चलना, जैसे समझाऊं ना आपको वैसे वैसे समझते चलना। चलो भाई, यूनिट फर्स्ट है। इसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, इसके क्षेत्रीय तत्वों और विभिन्न प्रकारों जैसे प्राकृतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक की विस्तार से विवेचना कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे भाई, डिफाइन एनवायरनमेंट, डिस्कस इट्स स्कोप, एलिमेंट्स एंड वेरियस टाइप्स, नेचुरल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल इन डिटेल्स। ओके, कि पर्यावरण है क्या, सीधी सी बात है, पर्यावरण है क्या। तो इसके आंसर अपन देखेंगे किस प्रकार, सारी चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले तो इसके परिभाषा, क्षेत्र, तत्व और प्रकार देखते हैं। परिभाषा क्या होती है पर्यावरण की? देखो जो मैं बताऊं ना, आप तो सेम टू सेम डिटो लिखाना एग्जाम के अंदर, पक्के नंबर ले जाओगे। लेकिन भाई देखो, जो मैं बताऊं उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। पर्यावरण है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन से? परि प्लस आवरण। परि का मतलब है मित्रों चारों ओर से, और आवरण का मतलब घेरा। अर्थात हमारे चारों ओर का जो भी दृश्यमान या अदृश्य आवरण है वही पर्यावरण है। चाहे दिखता है चाहे नहीं दिखता, वही जो आवरण है वही अपना पर्यावरण है। वैज्ञानिक दृष्टि से जीवों के चारों ओर व्याप्त वह भौतिक, रासायनिक और जैविक व्यवस्था जो उनके जीवन, विकास और अस्तित्व को प्रभावित करती है, पर्यावरण कहलाती है। ऐसी अगर आपने फोटोकॉपी लिख दी ना तो पूरे नंबर ले जाओगे, क्योंकि देखो इतने शानदार शानदार पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट पर पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको याद करनी है। इसके क्षेत्र क्या है? 4 क्षेत्र हैं जो बेसिकली हम पढ़ते हैं। स्थल मंडल, पृथ्वी के ऊपर ठोस परत जिसमें पर्वत, पठार, मैदान और मिट्टी सम्मिलित होते हैं। जल मंडल, जहां पानी है ना, डी की बात करा, पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल स्रोत जैसे महासागर, नदियां, झील और ग्लेशियर। वायुमंडल, पृथ्वी के घेरे हुए जो गैसों का आवरण है, गैस घूमती रहती है ना, नाइट्रोजन हुई, ऑक्सीजन, वो जीवन की रक्षा करती है। वायुमंडल। और जैवमंडल क्या होता है? वह संकीर्ण क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। मतलब तीनों चीज होती है, ठीक है ना। स्थल मंडल भी होता है, जल मंडल भी होता है और वायुमंडल भी होता है, उसको अपन जैवमंडल बोलते हैं। इसके तत्व क्या मित्रों? 2 तत्व हैं, जैविक और अजैविक। तो अजैविक की बात करेंगे अपन, तो देखो इसके अंतर्गत है ना, भूमि आती है, वायु आता है, जल, सूर्य का प्रकाश, तापमान, खनिज और मिट्टी आते हैं। ये तत्व है ना, इनको अपन अजैविक बोलेंगे, जीवन का आधार तैयार करते हैं भाई। और जैविक कौन से होते हैं भाई? जैसे पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, पशु पक्षी हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, उनको अपन जैव बोलते हैं। पर्यावरण के प्रकार कौन कौन से है? प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है पहला। तो ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त वह पर्यावरण है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, तो अपन कुछ नहीं कर सकते।
ऊपर से अपन कहते हैं यार भगवान को दिया सब कुछ, वो बात करना, ठीक है ना। इसके अंतर्गत पवन, पर्वत, नदियां, जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव आते हैं। ये लोग प्रकृति पहले से बनी हुई है, ये पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप थोड़ी चला सकते हो नदी कि भाई मैं तो नदी बनाऊंगा, मैं तो पर्वत बनाऊंगा, ऐसे नहीं होता है ना। जैविक, इसे संजीव संसार भी कहा जाता है। इसमें पौधों, जंतु, उपभोक्ता और सूक्ष्म जीवों के बीच अंत संबंध शामिल है जो ऊर्जा और पोषण चक्र को चलाते हैं। सामाजिक पर्यावरण, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके द्वारा स्थापित परिवार, समुदाय, रिश्ते, रीति रिवाज, संस्था, समाज मिलकर समाज पर्यावरण का निर्माण करते हैं भाई। सही बात है ना, अपन सब समाज को चलाते हैं अच्छी तरीके से, यह सामाजिक पर्यावरण व्यक्ति के व्यवहार और विचारों का आकार देता है। सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल जो पर्यावरण वो क्या है, मनुष्य ने अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीक का उपयोग करके प्राकृतिक पर्यावरण जो बदलाव किए वे सांस्कृतिक पर्यावरण है। ये मानो थारा दिमाग लगा रहे हो ना, तो दिमाग लगा के पर्यावरण जो परिवर्तन करो ना, बिना सांस्कृतिक पर्यावरण बोला है। इसके अंतर्गत जहाँ शहर होगा, मकान होगा, सड़क, उद्योग, धर्म, इनमें अपन कर सकते हैं चेंजमेंट, इसलिए इसको बोला गया है। निष्कर्ष क्या है, पहला भाई संक्षेप में पढ़े ना तो पर्यावरण केवल पेड़ पौधों या हवा पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, जीव जंतुओं, मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का एकीकृत और अंतर संबंधित जाल है। जीवन की निरंतरता के लिए इसका संतुलन अनिवार्य है। इस प्रकार से आप लोग यहां से देखो, ये जो निष्कर्ष जो बताऊं ना, प्रत्येक क्वेश्चन का निष्कर्ष बताऊंगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि यहां से रट्टा मारना आपको, क्योंकि निष्कर्ष से आप लोग पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना, तो इसको रट्टा मार लेना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत के विशेष संदर्भ में पर्यावरणीय नियतिवाद और निश्चयवादी अवधारणा का आलोचना तो प्रस्तुत कीजिए। यहां से ये पॉइंट आपको याद रखना है, पर्यावरणीय नियतिवाद, निश्चयवाद क्या है। सीधा से पूछेगा कि निश्चयवाद क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद क्या है, ऐसे सीधा पूछेगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, सीधा ऐसे पूछेगा, ये दिमाग नहीं लगाएगा भारत में या कुछ भी अवधारणा वगैरह, सीधा पूछ लेगा पर्यावरणीय नियतिवाद क्या है। मैं कह रहा हूं ना, जो बताऊंगा 100% सेम टू सेम एग्जाम में छपेगा, आप तो बस इनका रट्टा मार के जाना एग्जाम के अंदर। होता क्या भाई, ये अवधारणा मानती है कि मानव की सभी गतिविधियां, जीवन शैली, संस्कृति, आर्थिक निर्णय द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक मिनट को पढ़े इसके, मानव की जो गतिविधियां है ना, जीवन शैली, संस्कृति, आर्थिक निर्णय, विशेषकर जलवायु द्वारा पूरी नियंत्रित होती है। सही बात है। सरल शब्द में इसे प्रकृति को सक्रिय और मानव को निष्क्रिय दास माना गया है, कि प्रकृति से सारी चीज करते हैं, ठीक है। जैसे इसके पक्ष में तरक्कियां दी हैं, भारत पर भौगोलिक प्रभाव, इसकी अवधारणा अपन देखें ना, इसके पक्ष में तरक्कियां और विपक्ष में दोनों देखेंगे। भारत का इतिहास और भूगोल नियतिवाद के कुछ सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है मित्रों। कौन कौन से उदाहरण है, जैसे कृषि और मानसून। भारत की अर्थव्यवस्था आज भी है ना काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है, पता है आपको। अगर भाई अगर खेती करनी है तो बारिश होगी ना, बारिश नहीं होगी तो फिर खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। देश के त्योहार जैसे पोंगल, बैसाखी और खान पान सीधे तौर पर क्षेत्रीय जलवायु और फसलों से होते हैं। सही बात है। अब एकदम गर्मी के अंदर आप दीपावली थोड़ी मना लोगे, तो वो भी एक मानसून में निर्भर करता है। जीवन शैली और संस्कृति, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का पहनावा, खान पान, घर बनाने की शैली, मैदानी इलाके सब बिल्कुल अलग है। सही बात है। अपने यहाँ जैसे देखो, नीचे मैदानी जगह पे अपन मकान बना लेते हैं, लेकिन हिमाचल है, उधर उत्तर प्रदेश, लेह लद्दाख है, वहां पे क्या है पर्वतों में मकान बनते हैं। तो अपनी जीवन शैली और उनकी जीवन शैली अलग अलग है, तो ये भी इसमें आता है। इसका आलोचनात्मक परीक्षण क्या है, कि नियतिवादी सीमाएं क्या है भाई। देखो एक ये वर्ड आता है संभववाद, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर कि संभववाद क्या है, इसको पढ़ लेना। संभववाद क्या है क्वेश्चन बन सकता है भाई, इसको मैंने बताया परिभाषा, तो आप इसकी और भी देख लेना इसके बारे में। संभववाद क्या है क्वेश्चन आ सकता है पॉसिबिलिटीज में। हालांकि आधुनिक दुनिया में केवल जो आधुनिक भारत है उसमें केवल नियतिवादी चश्मे से मानव विकास को नहीं समझा जा सकता। मानव ने अपनी तकनीक, बुद्धिमत्ता और प्रकृति सीमाओं को चुनौती दी है, जिसे संभववाद कहा जाता है। तकनीक और हरित क्रांति, नियतिवादी के अनुसार सूक्ष्म क्षेत्रों में खेती कठिन थी, लेकिन भारत ने पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में नया सिंचाई और उन्नत बीजों के बल पर कृषि का कायाकल्प कर दिया। जलवायु पर विजय, मरुस्थलीय राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर लाकर रेगिस्तान को हरा भरा बनाना, अत्यधिक ठंडे और गर्म क्षेत्रों में एयर कंडीशनर हीटिंग तकनीक का उपयोग करना नियतिवाद की हार को दर्शाता है, कि भाई आप लोग नहर ला रहे हो, मतलब मानव कर्तव्य काम कर रहे हो सारी चीजें। भौगोलिक बाधाओं को पार करना, कोंकण रेलवे का निर्माण,
हिमालय को चीर कर बनाई गई अटल टनल इसके बेहतरीन उदाहरण है कि भारत ने दुर्गम भौगोलिक दशाओं सॉरी बाधाओं को बोना साबित किया है। ओके, निष्कर्ष क्या निकलता है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत ने न तो पूरी तरह प्रकृति का गुलाम है और न ही प्रकृति का पूर्ण विजेता। भारत आज फिफ्थ टेलर के नव नियतिवाद या रोको और जाओ नियतिवाद के मार्ग पर चल रहा है। ये भाई मैं कह रहा हूँ नियतिवाद रट लेना आप लोग, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, नियतिवाद आएगा, पक्का आएगा नियतिवाद। अच्छा क्वेश्चन है तो पढ़ लो इसको। हम प्रकृति में बदलाव तो कर सकते हैं लेकिन एक सीमा तक। केदारनाथ की आपदा, चेन्नई की बाढ़, लगातार बढ़ता प्रदूषण, इस बात की चेतावनी यदि मानव ने विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के संकेतों को नजरअंदाज किया तो प्रकृति आज भी अपनी सर्वोच्चता साबित करने की क्षमता रहती है। सही बात है भाई, अगर तूफान आ जाए तो कौन रोक सकता है उसको, बाढ़ आ जाए कौन रोक सकता है? अगर प्रकृति चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है भाई। भारत का सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने में निहित है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया भाई। एक बार फटाफट सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, देखो लिखा हुआ ना सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पेपर, सबको सब्सक्राइब करना भाई, कर लो जल्दी जल्दी फटाफट एक बार कर लो। देखो मैं बताऊं आपको क्यों कर लो, क्यों देखो जैसे मैं अगली क्लास अपलोड करूंगा ना आपको नोटिफिकेशन आएगा। आप वीडियो पूरा देखा करें भाई, आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ और आंसर्स लाया हूं। क्यों? क्योंकि आपको सीरीज ना खरीदनी पड़े, फ्री में सारी चीजें पढ़ो ना, क्यों पैसे देने हैं। देखो ये क्वेश्चन यहां से बन गया ना अभी, मैं भी बता गया हूं क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 100%, ये 100% एग्जाम से आएगा क्वेश्चन ये। संभववाद और नवनियतिवाद से आप क्या समझते हैं? मानव पर्यावरण जो संबंध है उनको परिभाषित करने के लिए इनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। आप तो वर्णन देख लेना, प्रासंगिकता रहने देना, ठीक है ना। मानव पर्यावरण संबंधों को समझने के दो सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक दृष्टिकोण कौन? संभववाद और नवनियतिवाद। यह नियतिवाद के विपरीत मानव की क्षमता और प्रकृति के संतुलन को रेखांकित करता है। संभववाद क्या होता है भाई? इस विचारधारा के मुख्य प्रतिपादक विदाल डी लाब्लास थे। इनके अनुसार प्रकृति मनुष्य के सामने केवल संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मनुष्य अपनी इच्छा, तकनीक और बुद्धि के अनुसार उनका चयन करने के लिए स्वतंत्र है क्या बताओ भाई एक बार। इसमें प्रकृति को सलाहकार और मनुष्य को एक सक्रिय शक्ति माना गया जो पर्यावरण में बदलाव ला सकता है। उदाहरण, पहाड़ों काट कर रास्ते बनाना, मरुस्थल में नहरें ले जाना, वैज्ञानिक तकनीकों बेमौसम फसलें उगाना, ये होता है। नवनियतिवाद क्या है? इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, नाम याद रखना। इसे रुको और जाओ नियतिवाद भी कहते हैं। आपसे डायरेक्ट से पूछ सकता है रुको और जाओ नियतिवाद क्या है, तो भी आपको यही करना है, ठीक है। नवनियतिवाद ये संभववाद और नियतिवाद के बीच एक मध्य मार्ग है। अर्थ क्या है? यह मानता है कि न तो प्रकृति पूरी तरह हावी है और न ही मनुष्य प्रकृति का पूर्ण विजेता है। मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करके ही उससे पर विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी गाड़ियों की रफ्तार को नियंत्रित या धीमी कर सकता है लेकिन उसकी दिशा नहीं बदल सकता। सही बात है भाई, आज भी जाएंगे बढ़ेंगे जाएंगे, थोड़ी ट्रैफिक पुलिस कहते कि बढ़ जाओ, वो रोक कर धीरे कर धीरे चलो भाई वरना चालान हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि नहीं आप जा रहे हो जयपुर, वो कहेगा नहीं जाओ अजमेर, ऐसा नहीं होता ना। वैसे मनुष्य की विकास की गति बदल सकती है लेकिन प्रकृति सीमाओं पार नहीं कर सकता। मानव पर्यावरण संबंधों को परिभाषित करने के लिए जो प्रासंगिकता उसको पढ़ेंगे अपन। अंधाधुंध विकास पर रोक। संभववाद के अतिवादी उपयोग के कारण आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। नवनियतिवाद हमें याद दिलाता है कि यदि हम प्रकृति की लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो केदारनाथ जैसी आपदाएं अनियंत्रित बाढ़ हमारा विनाश कर देंगी। अगर अपन प्रकृति पर ध्यान नहीं देंगे, अपने कामों में बिजी रहेंगे तो प्रकृति है ना वो भाई केदारनाथ जैसी जो आपदाएं आई थी पहले, वो बाढ़ जैसे हमारा विनाश कर सकती है। क्योंकि प्रकृति भी चाहती है ना उसका सर्वोच्च जो उसका अस्तित्व है वो बना रहे। मानव विकास का आधार। वर्तमान में सतत विकास की जो वैश्विक अवधारणा है वह वास्तव में नवनियतिवाद का ही व्यवहारिक रूप है। यह हमें सिखाता है कि विकास करो लेकिन प्रकृति की वहन क्षमता के भीतर रहकर करो। ऐसे नहीं कि प्रकृति क्षमता नहीं है और ऐसे विकास करो, गलत बात है भाई। निष्कर्ष क्या है? संभववाद जहां मानव को अपनी बेहतरी के लिए तकनीक के उपयोग की आदत देता है, वही नवनियतिवाद उसे अपनी सीमाओं में रहने की चेतावनी देता है। संभववाद कहता है करो मजे से जो करना है, लेकिन नियतिवाद अगर नहीं रहे क्या से कर लोगे, फंस जाओगे, अपनी सीमाओं में रहो। आज के युग में मानव पर्यावरण के बीच स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना ही एकमात्र मार्ग है। मतलब मानव विकास के अंदर आपको संबंध स्थापित करना है तो दोनों का संतुलन बनाए रखना पड़ेगा भाई, ठीक है मित्रों। फर्स्ट यूनिट में ये 3 क्वेश्चन थे। आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो वैसे पूछ लेगा,
तो इनमें से क्वेश्चन आएगा 100%। आप इनको ही पढ़ना, इनके अलावा फालतू बकवास मत पढ़ना, क्योंकि यही से छपने वाले क्वेश्चन है। आप अगर इनको नहीं पढ़ोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तभी तो कह रहा हूं क्लास देखो, सीरीज वीरीज छोड़ो, आप क्लास में जो बता रहा हूं उसको पूरा देख लेना। बस एग्जाम सेंटर की बार खड़ा खड़ा भी देखो ना, अच्छे नंबर ले जाओगे। जिनके जियोग्राफी सिक्स सेमेस्टर में, इनको ही पढ़ना। यूनिट 2 है, पहला क्वेश्चन है जैव मंडल क्या है, इसके प्राथमिक घटकों जीवन को बनाए रखने के लिए इसके महत्व व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द बायोस्फीयर, एक्सप्लेन इट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन सस्टेनिंग लाइफ। ओके, जैव मंडल क्या, अच्छा क्वेश्चन है भाई। जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां जीवन पाया जाता है। यह कोई स्वतंत्र मंडल नहीं है, बल्कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह मिलन है जहां जीवन पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं। पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति के कारण ही यह सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह बनता है। इसकी मोटाई समुद्र तल से लेकर वायुमंडल में कुछ किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। देख लो इतना बड़ा है, ठीक है ना। जैव मंडल के प्राथमिक घटक कौन से हैं? अजैविक और भौतिक घटक की बात करेंगे। इसके अंतर्गत जीवन भाई के लिए आवश्यक सभी निर्जीव तत्व शामिल है। अजैविक और निर्जीव जैसे वायु हो गया, जल, मृदा, सूर्य का प्रकाश, तापमान, ये घटक जीवों के आसपास आवास और पोषण के प्रदान करते हैं। भाई देखो, वायु बिना भी अपन जीवन नहीं रह सकते, सूर्य का प्रकाश भी अपन को चाहिए, जल भी अपन को चाहिए। ये अजैविक घटक है जैव मंडल के। जैविक घटक कौन कौन से हैं? जैसे इनको 3 भागों में बांटा गया। उत्पादक कौन है? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता मनुष्य और पक्षी जो अपने भोजन के लिए पौधे और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों को सड़ाकर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी मिला देते हैं। ऊर्जा घटक सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो जैवमंडल है ना, उसमें ऊर्जा प्राथमिक को सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी ऊर्जा के कारण पूरा परिस्थिति तंत्र संचालित होता है। जीवन बनाए रखने के लिए जैवमंडल का महत्व क्यों है? गजब पॉइंट अलग से आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो जीवन है उसको बनाए रखने के लिए जैवमंडल का महत्व क्यों है। तो पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र, जो पारिस्थितिक संतुलन है ना वो बनाना पड़ता है सबसे पहले तो। जैवमंडल में विभिन्न गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो जीवों के श्वसन का काम करती है। जैव भू रासायनिक चक्कर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक जल चक्कर, कार्बन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर जैसी प्रक्रिया जैव मंडल के घटकों आपस में तालमेल से ही पूरी होती है। खाद्य श्रृंखला यह जीवों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखता है। उत्पादक से लेकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक ऊर्जा का स्थानांतरण जैव मंडल में संभव है। ये क्वेश्चन आगे आएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट है भाई। खाद्य श्रृंखला क्या है, आगे आएगा क्वेश्चन ये, इसको पढ़ना आपको। खाद्य श्रृंखला फूड चेन क्या है? जैव विविधता जैव मंडल विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों को सुरक्षित आवास प्रदान करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की विविधता और स्थिरता बनी रहती है। और क्वेश्चन भी अच्छा बना रहता है, तो इसलिए एक बार रट्टा मार लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निष्कर्ष, जैव मंडल पृथ्वी का जीवन रक्षक तंत्र है। वर्तमान में मानवीय गतिविधियां और प्रदूषण के कारण इस पर संकट बन रहा है भाई। तो प्रदूषण के कारण तो सब लोग खराब हो रहे हैं, तो जैव मंडल भी होना ही है। अतः पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जैव मंडल का संरक्षण बेहद अनिवार्य है। जैव मंडल में सारे आ गए, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, तो इनका संरक्षण अनिवार्य है भाई। और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना अनिवार्य है। पारिस्थितिकी क्या है? ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, परिभाषित कीजिए, अर्थ बताइए, तंत्र बताइए, अवधारणा, संरचना, कार्य। मतलब यहाँ से पूछेगा कि भाई इकोलॉजी क्या है। ठीक है, डिफाइन इकोलॉजी, इतना आप लोग दिमाग में रख लेना कि इकोलॉजी होता क्या है, वो पढ़ लेंगे अपन। क्या होता है इकोलॉजी? तो इकोलॉजी देखो वह विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संजीवों और उनके पर्यावरण के साथ रहने वाले आपसी संबंधों और अंत क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हैकेल ने किया था। सबसे पहले इसका उपयोग किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल जी ने किया था। कब? 1869 में। अब सोचो 2026 चल रही है और 1869 में इन्होंने कर दिया था इसका इलाज कि चलो आज से इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और आप लोग सब्सक्राइब कर लो ना इस काम को, तो आप लोग फटाफट करो। देखो क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि जैसे क्लास अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा, इसलिए बोल रहा हूं। अवधारणा क्या है भाई इकोसिस्टम की? पारिस्थितिक तंत्र है इकोसिस्टम प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है जहां जैविक समुदाय अपने भौतिक पर्यावरण के साथ मिलकर एक संतुलित तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों का चक्र लगातार होता रहता है। परितंत्र की संरचना की बात करें तो भाई इसमें 2 घटक है। पहला है जैविक, जैविक में उत्पादक शामिल है। उत्पादक कौन से होते हैं? स्वपोषित जीव जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, ये होते हैं उत्पादक जो खुद भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता
परपोषी जीव जो दूसरों पर निर्भर रखते हैं, जैसे हम लोग ही रहते हैं भाई, शाकाहारी एंड मांसाहारी, ठीक है। अब घटक क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो कवक जो मृत जीवों नष्ट कर पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में मिला देते हैं, ये जैविक घटक हो गए। अब अजैविक की बात करते हैं, अजैविक में आते हैं भाई निर्जीव, निर्जीव होते हैं ना वो अजैविक में आते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, ये आते हैं इसमें अजैविक है। जो जीवित है, जैविक है, वो जैविक में आते हैं, जीवित है वो संजीव है, वो भी जैविक में आते हैं, लेकिन जो निर्जीव है ना वो आते हैं अजैविक में, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखना है। इसके प्रकार कौन से हैं, प्राकृतिक परितंत्र, जैसे इसमें जो प्रकृति द्वारा स्वतः संचालित होते हैं, प्रकृति चलाती है भाई, वन, घास के मैदान, मरुस्थल, इनको अपन कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, प्रकृति चलाती है, उसको अपन प्राकृतिक बोलते हैं। और दूसरा जलीय, ताजा जल, समुद्री जल, इनको भी प्रकृति चलाती है। कृत्रिम और मानव, एक तो प्राकृतिक होगा, दूसरा है मानव निर्मित, इसको अपन छेड़खानी कर सकते हैं, जैसे कृषि भूमि है, बगीचे, एक्वेरियम, मछली घर, इनको अपन कम ये बढ़ा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, ये अपना काम है, ठीक है। तो पारितंत्र के कार्य क्या है, एनर्जी फ्लो, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा फूड चेन के माध्यम से एक स्तर से दूसरे स्तर में 10% की नीम के अनुसार प्रभावित होती है। दूसरा कार्य पोषण चक्र, कार्बन, नाइट्रोजन, जल जैसे आवश्यक तत्वों का पर्यावरण और जीवों के बीच लगातार चक्रण होता रहता है। पारिस्थितिकी संतुलन भी इसका कार्य है, ये जीवों की जनसंख्या को नियंत्रित रखकर प्रकृति में स्थिरता और संतुलन बनाए रखता है। निष्कर्ष क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता का मूल अधिकार, इसके किसी भी एक घटक में गड़बड़ी पूरे ही पर्यावरण को संतुलित बिगाड़ सकती है। अच्छी बात है भाई, अगर आपने पारिस्थितिकी तंत्र के साथ गड़बड़ी की तो आपको पूरा जीवन बिगड़ जाएगा और पूरा पर्यावरण बिगड़ जाएगा, तो इसको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। अगला है भाई एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। ये क्या है, मैंने कहा ना, यहां से आपको क्वेश्चन 100% एग्जाम में ऐसा कैसे देखना मिलेगा, पूछेगा आपसे कि ऊर्जा प्रवाह क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है। फूड चेन तो 100% एकदम सेम टू सेम छपने वाला क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आ सकता है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सेम टू सेम छप सकते हैं भाई, फूड चेन एंड फूड वेब A to Z डिट्टो छप सकते हैं, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लेना इसको। पारिस्थितिक तंत्र की जो स्थिरता है उसको इस बात पर निर्भर करती है कि उसके भीतर ऊर्जा प्रवाह, पोषण का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है। सूर्य इस पूरी प्रकार जो प्रक्रिया उसका प्राथमिक स्रोत है। तो ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया की बात करें सबसे पहले तो अपन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, यानी ऊर्जा हमेशा सूर्य के उत्पादकों और फिर विभिन्न उपभोक्ताओं की ओर बहती है। लिंडेमैन का 10% नियम क्या कहता है, प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपने निचले स्तर की कुल ऊर्जा का केवल 10% भाग अगले स्तर तक स्थानांतरित कर सकता है। ऊर्जा के रूप में हानि कैसे होती है, शेष 90% ऊर्जा जीव की जैविक क्रियाओं जैसे श्वसन हो गया, चयापचय हो गया और ऊष्मा के रूप में पर्यावरण को नष्ट कर हो जाती है। ऊर्जा का सीधा पिरामिड, जैसे जैसे हम पिरामिड की में ऊपर की ओर बढ़ते हैं उपलब्ध ऊर्जा घटती है, जैसे सूरज की रोशनी से उत्पादक है, ठीक है। यही कारण है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। याद रखना, छोटा वाला क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो आप लिखो सीधा। खाद्य श्रृंखला भाई शानदार, इसको पढ़ना 100% एग्जाम में देखने को मिलेगी आपको खाद्य श्रृंखला, ठीक है। खाद्य श्रृंखला पूछेगा आपसे। पारिस्थितिकी तंत्र में संजीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर और पोषण प्राप्त करता है, ऊर्जा और पोषण, मतलब एक जीव है वो दूसरे को खाकर ऊर्जा और पोषण प्राप्त करता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। यह है ऊर्जा स्थानांतरण का एक सरल और सीधा मार्ग है मित्रों। आरेख देखो, इसमें कॉपी नहीं हुआ, ये आरेख जैसे लिखा ना, आरेख हमने डाला था लेकिन ऐड नहीं हुआ, जैसे होगा आरेख भी आपको बताएंगे, आप लोग जुड़े रहे वीडियो अंत तक। उत्पादक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने वाले हर पौधे घास उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, पौधों को खाने वाले शाकाहारी जीव जैसे टिड्डा। द्वितीय उपभोक्ता शाकाहारी जीवों को शिकार करने वाले मांसाहारी जीव जैसे मेंढक। शीर्ष उपभोक्ता सर्वोच्च स्तर के मांसाहारी जीव जैसे बाज, जो सबको खा जाते हैं। खाद्य जाल क्या होता है भाई, फूड चेन अपने पढ़ लिया, अपन फूड वेब की बात करेंगे, ठीक है। एक बार सारे लोग वीडियो लाइक कर दो ना। प्रकृति में कोई भी खाद्य श्रृंखला अकेली या बिल्कुल सीधी नहीं है मित्रों, क्योंकि जीव केवल एक ही प्रकार के जीव को नहीं खाते,
जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल नेटवर्क बना देती है तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। मतलब जैसे देखो, कुत्ता है वो बिल्ली को खाएगा, बिल्ली है वो चूहे खाएगी, चूहा आगे कुछ खाएगा, ऐसे एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला बनी रहती है ना। विकल्पों की उपलब्धता, यहाँ घास और पौधों को खाने के लिए केवल टिड्डा ही नहीं बल्कि खरगोश और चूहा भी मौजूद है। खरगोश और चूहा भी खा सकते हैं, दिखाया था हमने आरेख में, लेकिन आरेख तो यहाँ नहीं है, लेकिन समझो आप इस चीज को। अनेक अंतर संबंध, जैसे टिड्डे को जहां मेंढक खा जाता है वहीं चूहे को सांप, उल्लू या बाज सीधे अपना शिकार बना सकते हैं। इसी तरह मेंढक को सांप खा जाता है और सांप को अंतर बाज खा जाता है। लोमड़ी भी इस जाल में शाकाहारी जीवों पर निर्भर करती है, और तो आपस में एक दूसरे को खा रहे हैं वो, तो फिर उससे खाद्य जाल बढ़ जाता है। पारिस्थितिकी स्थिरता, खाद्य जाल प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। यदि किसी कारण से टिड्डों की संख्या कम भी हो जाती है तो मेंढक या अन्य जीव पूरी तरह से भूखे नहीं मरेंगे, वे भोजन के लिए दूसरे जीवों पर रुख कर सकते हैं। ये लक्ष्य अपने परिस्थिति तंत्र को नष्ट होने से बचाता है। संक्षेप में समझे तो ऊर्जा प्रवाह परिस्थिति तंत्र को संचालित करने वाला ईंधन है। खाद्य श्रृंखला इस ऊर्जा को एक सीधे मार्ग तक आगे बढ़ाती है, और खाद्य जो जाल है इसे बहुआयामी सुरक्षा नेटवर्क प्रदान करता है। प्रकृति में जीवन की निरंतरता को अक्षुण्ण रखने के लिए इन तीनों प्रक्रियाओं का आपसी तालमेल अनिवार्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है निष्कर्ष। लेकिन देखो, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला को तो आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे भाई, ठीक है ना, एग्जाम में छपेगा, हर बार आता है, तो अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना। पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है, इसमें शामिल विस्तृत प्रक्रिया और विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, इसको आपको समझाना है। चलो भाई, इकोलॉजिकल सक्सेशन वह प्राकृतिक और कर्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का जैविक समुदाय, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, समय के साथ एक व्यवस्थित अनुक्रम में बदलता रहता है। लिखो इसको, लिखो। देखो मैं बता रहा हूं, परिभाषा को लिखा करो साथ साथ आप लोग अपने नोटबुक में। किसी वीरान या नष्ट हो चुके स्थान पर धीरे धीरे विभिन्न प्रजातियों के पौधों और जीवों का विकसित होना और अंत में एक स्थायी समुदाय स्थापित होना पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। इस परिभाषा को लिख लो, और इसके बाद है ना, सारे लोग इंस्टाग्राम में झुंझुनू एजुकेशन उसको फॉलो करके मैसेज के माध्यम से अपना नाम और सेक्का वार्ड लिख के भेज देना, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दें, क्योंकि उस ग्रुप में आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर देंगे। दो प्रकार से होता है अनुक्रमण। प्राथमिक, ऐसे बिल्कुल वीरान स्थान पर शुरू होता है जहां पहले कोई जीव या मिट्टी नहीं थी, जैसे नग्न चट्टान, लावा चित्र, यहाँ प्राथमिक होता है। द्वितीय का होता है, ये ऐसे स्थान पर होता है जहां पहले जैविक समुदाय था, लेकिन आग और बाढ़ या मानव कारण वह नष्ट हो गया, जैसे नष्ट हुए वन। चरण कौन से हैं? पायनियर चरण, पूर्वगामी चरण जिसको अपन बोलते हैं, ये अनुक्रमण का मित्रों शुरुआती चरण है, यानी पहला चरण है। इस चरण में सबसे पहले अत्यधिक कठोर और न्यूनतम संसाधनों को जीवित रहने वाली प्रजातियां पहुंचती हैं, जिन्हें पायनियर कहा जाता है। नग्न चट्टानों पर लाइकेन और मांस इसके बेहतरीन उदाहरण है, जैसे ये चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। कर्मिक चरण कौन सा है? मध्यवर्ती चरण या बीज चरण। पायनियर प्रजातियां जहां पहुंच जाती हैं उसके बाद क्या करती हैं? पायनियर प्रजातियों का जब मिट्टी की परत बन जाती है तो यहाँ की स्थिति बदल जाती है। अब इस स्थान पर छोटी घास, झाड़ियां, मौसमी पौधे और फिर छोटे पेड़ उगने लगते हैं। इस चरण में जैविक विविधता तेजी से बदलती है मित्रों। अंतिम चरण चर्म समुदाय जिसको बोलते हैं, यह अनुक्रम का अंतिम चरण है, पूरी तरह विकसित होता है। यहाँ एक अत्यधिक स्थिर, जटिल और दीर्घकालीन जैविक समुदाय स्थापित हो जाता है, जैसे एक घना जंगल। यह समुदाय स्थानीय जलवायु के साथ पूर्ण संतुलन में रहता है। जब तक कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा न आए यह ऐसे ही बना रहता है। इसकी प्रक्रिया, वैज्ञानिक क्लिमेट्स के अनुसार अनुक्रम की प्रक्रिया 5 मुख्य उप चरणों में होती है। 3 चरण हमने देख लिए कौन से? प्राथमिक, मध्य और अंतिम। अब इसके जो उप चरण हैं सब, जैसे उप प्रधानमंत्री तो नहीं होता, उप मुख्यमंत्री अपन बोलते हैं, उस प्रकार से आपको देखना है उप सब रूट होगा, ठीक है। नग्नता, किसी आपदा के क्षेत्र का पूरी तरह जीव विहीन या नग्न हो जाना। आक्रमण, वायु और जल द्वारा अन्य क्षेत्रों से बीजों बीजाणुओं का उस नग्न क्षेत्र में पहुंचना और स्थापित होना। प्रतिस्पर्धा और सहक्रिया, प्रजातियों की संख्या बढ़ने पर भोजन, स्थान और प्रकाशशील के बीच आपसी होड़ होना। प्रतिक्रिया, जीवों की उपस्थिति के कारण वहां के स्थानीय पर्यावरण में बदलाव होना। स्थिरीकरण, अंत में एक ऐसा समुदाय स्थापित होना जो जब जलवायु है के अनुकूल और लंबे समय तक स्थिर हो। ये 5 आपको उपचरण आयत करना है। निष्कर्ष क्या निकलता है? परिस्थिति अनुक्रमण प्रकृति की एक आत्म सुधारक और विकासवादी प्रक्रिया है जो जैव विविधता को समृद्ध करने और परिस्थिति तंत्र को स्थिरता बनाए रखने के लिए कार्य करती है।
और आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही रामबाण उपाय रहने वाला है भाई। देखो मैं इतने पेज लेके हूं, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ोगे ना, सीरीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इन क्वेश्चंस को छाप देना, पूरे से पूरे नंबर ले जाओगे। ठीक है, चलो भाई यूनिट 2 कंप्लीट हो गई। एक बार सारे लोग है ना वीडियो लाइक कर दो यार, वीडियो लाइक कर देना सारे लोग। ठीक है, लाइक करो फटाफट एक बार, जितने लोग जुड़े हुए हैं। अभी लाइक नहीं हो रहे हैं, जल्दी लाइक कीजिए सभी लोग। यूनिट 3, व्हाट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण अवनयन क्या है, ह्रास क्या है। इसकी जो आपदाएं हैं, पर्यावरण संकट हैं, उनके प्रमुख कारण परिणाम बताइए। मतलब मैं मैटर यही करता है कि पर्यावरणीय ह्रास है क्या। क्वेश्चन नंबर पहला 30 मिनट में। चलो भाई देखेंगे इसको भी। पर्यावरणीय पर्यावरणीय अवनयन, इसकी परिभाषा की बात करें तो देखो, पर्यावरण के जो भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणों में होने वाला एक ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिससे उसकी गुणवत्ता और वहन क्षमता का ह्रास होता है, पर्यावरणीय अवनयन कहलाता है। ठीक है, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है ना, उसके पर्यावरणीय ह्रास कहते हैं। जब प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, मिट्टी है का अत्यधिक दोहन होता है तो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। दोनों ना, जैसे जल व्यर्थ करना, वायु को नुकसान पहुंचाना, पर्यावरण बिगड़ जाना, पॉल्यूशन होना, इस प्रकार से तो स्थिति उत्पन्न होती है। इसके प्रमुख कारण क्या है मित्रों, उनके ऊपर बात करेंगे। पर्यावरण जो अवनयन है और प्राकृतिक आपदाओं के पीछे दो मुख्य कारक जिम्मेदार हैं। कौन कौन से? अंधाधुंध औद्योगिकरण और शहरीकरण। कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं और कचरा पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, सबको पता है, कर रहा है। वनों की कटाई, कृषि और आवास के लिए जंगलों को साफ करने में जैव विविधता नष्ट हो जाती है और भू क्षरण बढ़ जाता है। जनसंख्या विस्फोट, संसाधनों का बढ़ता दबाव और प्लास्टिक जैसी गैस, बायोडिग्रेडेबल कचरों का अत्यधिक उत्पादन भी जनसंख्या विस्फोट। इस प्रकार से प्राकृतिक चरण क्या है, प्राकृतिक कारण सॉरी, पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य प्राकृतिक बदलाव, जैसे ज्वालामुखी निकलता है, उसका अपन थोड़ी दोस्त करें, वो तो प्रकृति का है। सौर कलंक है, गतिविधियां हैं, विवर्तक प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी हलचल है, ये सारा उसको नुकसान पहुंचाता है। प्राकृतिक आपदाएं, इनके प्रकार की बात करेंगे तो पहला प्रकार है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप आता है, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, सूखा और भूस्खलन, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, लिखने पड़ेंगे आपको इसमें। मानव प्रेरित पर्यावरण आपदाएं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग अपने कारण हो रही है भाई, ओजोन परत का क्षरण है अपने कारण, मरुस्थलीकरण, तीव्र वायु और जल प्रदूषण, अपन लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, पर्यावरण में हर जगह कचरा डाल देते हैं, तो ये अपनी गलतियां हैं। इनका परिणाम क्या निकलता है भाई? परिणाम तो देखो विनाशकारी होगा। अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और आपदाओं के कारण, तो परिणाम तो अनिवार्य विनाशकारी होगा। ऐसे थोड़ी है भाई, भूकंप आ रहा है हम राजी हो रहे हैं, हाँ ठीक है यार पर्यावरण तो सही चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। पहले बात तो देखो, प्रदूषित हवा है, पानी के कारण सांस की बीमारियां, कैंसर, हमारी जैसी बीमारी होंगी। अगर प्रदूषित हवा होगी, पानी भी बेकार होगा, तो उसके कारण बीमारियां होनी है, आर्थिक नुकसान ही पहुंचेगा। चक्रवात, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं हर साल अरबों रुपए की संपत्ति, बुनियाद, ढांचों और फसलों को तबाह कर देती है, जिससे पुनर्वास की बड़ी समस्या बढ़ जाती है। और भाई अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो उससे भी हॉस्पिटल वालों को पैसे देने पड़ते हैं, फिर आर्थिक नुकसान भी होता है। पारिस्थितिकी संतुलन, मौसम चक्र में बदलाव, जैसे असमय बारिश होना, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होना, जैव विविधता की हानि, कई दुर्लभ वनस्पतियां जैसे खत्म हो गई, जीव जंतुओं की प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो रही है, जिससे खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित हो सकती है। तो नहीं होना चाहिए, ऐसी बात है ना। पर्यावरण अवनयन और प्राकृतिक आपदाएं आपस में गहराई से जुड़ी है। मानवीय लालच है ना, वो प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता और तीव्रता की ओर बढ़ रहा है भाई। इस संकट से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम के अंदर, इसको देख लेना भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पर्यावरण संरक्षण के नियमों को कड़ाई से लागू करने की मांग है। तो सीधी बात अब यही है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है, एंड जलवायु परिवर्तन। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ही पूछेगा आपसे, जलवायु परिवर्तन नहीं पूछेगा शायद, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग है, उसको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना, फिर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसकी प्रस्तावना की बात करें सबसे पहले तो देखो, 21वीं सदी थी, उसमें ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है 21वीं सदी, उसमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन संपूर्ण मानवता और पृथ्वी के अस्तित्व के सामने बड़ी चुनौतियां बनकर उभरे हैं।
यदि भी दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के पूरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, किंतु इसमें सूक्ष्म अंतर है। मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, जबकि इसके परिणाम स्वरूप मौसम में दीर्घकालीन पैटर्न में आने वाला बदलाव जलवायु परिवर्तन कहलाता है। इनके मुख्य कारण क्या है? इनका मुख्य कारण है भाई हरित गृह प्रभाव। ये क्वेश्चन यहां से ऐसे बनेगा, हरित गृह प्रभाव क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। देखो कहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप तो बस वीडियो को सुनो, पूरी चीज को सुनने का प्रयत्न करना। मैंने कहा सीरीज मत पढ़ो, बस आप ये क्लास लो आराम से। औद्योगिकरण, वनों की जो अंधाधुंध कटाई और जीवाश्म ईंधन है जैसे कोयला पेट्रोलियम के अतिरिक्त दहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है। ये गैसें सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों को रोककर पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं। वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं? भाई देश तक नहीं पूरे विश्व में प्रभाव है, तो कौन से हैं? ग्लेशियरों को पिघलना, जल स्तर में वृद्धि हो रही है, चरम मौसमी घटनाएं भी हो रही हैं, ठीक है, जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है भाई, ठीक है, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर संकट आ रहा है, और जलवायु शरणार्थियों पढ़ेंगे। ऊपर वाले तीन समझ में आगे, इसको पढ़ेंगे। पर्यावरण अवनयन और प्राकृतिक आपदाओं का लाखों लोगों को अपने घरों छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन करना पड़ता है। सही बात है भाई, आपके यहाँ बाढ़ आ जाएगी तो आप वहां छोड़कर एक सही जगह जाना चाहोगे ना, जिससे वैश्विक स्तर पर सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़ रहा है। सही बात है। वैश्विक प्रयास और समाधान क्या कर रहे हैं इसके लिए? इस वैश्विक आपदा से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्योटो प्रोटोकॉल, याद रखना है दोनों, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु समझौता 2015 जैसे कदम उठाए गए, जिसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 के भीतर रखना है। इसे समाधान के लिए निम्नलिखित प्रयास भी अनिवार्य है, जैसे जीवाश्म ईंधन की जगह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा उपयोग करना चाहिए। सही बात है भाई। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नेट जीरो के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से हासिल करना चाहिए। निष्कर्ष क्या है? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि विकास, मानवाधिकार और अस्तित्व का मुद्दा है। यदि आज विश्व के सभी देशों ने आपसी राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर सामूहिक रूप से सतत विकास का मार्ग अब नहीं अपनाया, तो आने वाले पीढ़ियों को एक अत्यंत अशांत और विनाश करी पृथ्वी विरासत मिलेगी। प्रगति के साथ सामंजस्य बिठाना अब जरूरी पसंद नहीं बल्कि जीवित रहने का एकमात्र सत्य है। पहले तो ऐसा था, ठीक है, तो जाएगा, प्रकृति के साथ सामंजस्य होना चाहिए। अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे फिर आपका कोई धड़ी धोरी नहीं है। वो अपने भाषा में कहते हैं कोई धड़ी धोरी नहीं है, फिर आप क्या होगा वो प्रकृति जाने, आप जाने। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का क्षरण, ठीक है, और अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है भाई, ओजोन परत का क्षरण है वो देख लो, और अम्ल वर्षा देख लो क्या होती है। ओजोन परत का क्षरण, समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है ना, उनको आने में रोकती है, और इसका क्षरण, इसको नुकसान होगा तो वो सीधी किरणें अपने ऊपर आएंगी, फिर अपन को उससे नुकसान होगा, पृथ्वी पर आएंगी तो। इसका कारण, इसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसी गैसें जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और सौंदर्य प्रसाधनों स्प्रे से निकलती हैं। इन गैसों से निकलने वाला क्लोरीन एक परमाणु ओजोन के लाखों अणुओं को तोड़ देता है। दुष्प्रभाव क्या है? पराबैंगनी किरणों के सीधे पृथ्वी तक पहुंचने से मनुष्यों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और कमजोर रोग जैसे प्रतिरोधक क्षमता जैसी समस्या होती है। इससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है, समुद्री प्लवक नष्ट हो जाते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। कम करने के उपाय क्या है? CFC के स्थान पर HFC यूज लेनी चाहिए। मॉनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। अम्ल वर्षा क्या है? जब वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषणकारी गैसें वर्षा के जल के साथ मिलकर एसिड अम्ल का निर्माण करती हैं, तो होने वाली वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। ध्यान देना, जब वायुमंडल है उसमें उपस्थित प्रदूषणकारी गैसें हैं, वो वर्षा के साथ मिलकर एसिड अम्ल का निर्माण करती हैं, तो उससे होने वाली वर्षा को अपन अम्ल वर्षा कहते हैं। इसमें जल का pH का मान 5.6 से कम हो जाता है। कारण क्या है इसका? कारखाने, बिजली घरों और वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उन गैसों का वायुमंडलीय जलवाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। इससे अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। दुष्प्रभाव तो हो गए भाई, ये ऐतिहासिक इमारतें को भारी नुकसान पहुंचाती है, जैसे ताजमहल का पीला पड़ना, मार्बल कैंसर, ये सारे अम्ल वर्षा के कारण है। इसी कारण मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे फसल और जंगले नष्ट हो रहे हैं। तालाबों और झीलों का पानी जहरीला होने से जलीय जीव मर जाते हैं। ठीक है, कम करने के उपाय क्या है भाई?
उद्योगों और वाहनों में स्क्रबर जैसे और कैटेलिटिक कन्वर्टर का उपयोग करना ताकि SO2 और NOx सॉरी का उत्सर्जन कम हो। कोयले जैसी जीवाश्म ईंधन के बजाय सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा देना। भाई सीधी बात है, बार बार वही कह रहा है, सौर ऊर्जा का ज्यादा उपयोग करो। निष्कर्ष क्या है, ओजोन परत और अम्ल वर्षा दोनों ही इस बात का प्रमाण है मित्रों कि वायुमंडल प्रदूषण किस प्रकार वैश्विक आपदा का रूप ले सकता है। इसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और व्यक्तिगत स्तर पर हरित जीवन शैली को अपनाना एकमात्र व्यवहारिक साधन रहेगा। हरित जीवन आप लोग यूज में लीजिए भाई। जल संकट, पानी कमी और स्थलीकरण की बढ़ती समस्याओं का विश्लेषण कीजिए, ये आप लोग कर सकते हो भाई। ये सीधा से इसको मैं नहीं बताऊंगा तो भी ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। देखो जल संकट और मरुस्थलीकरण है 21वीं सदी में दो ऐसी परस्पर जुड़ी समस्या है मित्रों जो वैश्विक परिस्थितियों और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। पानी कमी जहां जीवन को सीधे प्रभावित करती है, लेकिन वही उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में बदलना भविष्य के संकट की ओर है कि भाई जहां पानी नहीं है वहां जो उपजाऊ भूमि थी वो मरुस्थल में बदल गई, रेगिस्तान में बदल गई। आने वाले समाज के लिए, आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत ही घातक होने वाला है। बढ़ती समस्या को विश्लेषण जैसे आपसी अंतर संबंध नहीं हो रहा है। जब संबंध और जल संकट और मरुस्थलीकरण उसका गहरा संबंध है। जब किसी क्षेत्र में भूजल का अत्यधिक दोहन होता है तो वहां वर्षा कमी हो जाती है, तो वहां की मिट्टी की नमी भी समाप्त हो जाती है भाई। नमी के बिना मिट्टी अपनी जैविक क्षमता खो देती है और धीरे धीरे मरुस्थल का रूप ले लेती है। प्रमुख कारण अंधाधुंध भूजल दोहन है भाई। पानी आप लोग बहुत ज्यादा भाषा कहना पानी मत ढोले, ते पानी बहुत ज्यादा ढोने और थारा आगे आने वाला समय के लिए बहुत नुकसानदायी बनेगो। तो पानी कम से कम ढोलिया करो और पानी जितना कम हो उतना यूज किया करो। जलवायु परिवर्तन, इसके कारण मानसून की अनिश्चितता बढ़ी है जिससे कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ सी स्थितियां पैदा हो रही हैं। वनों की कटाई और अतिचारण, पेड़ों की कटाई, आज कितने लोग पेड़ काट रहे हैं भाई। पहले अपन लोग देखते खेत में ना, अपना आम भाषा में बात करा तो कितनी जाटी थी, कितनी खेजड़ी थी, आज कितनी कुछ को नहीं, सब लोग काट दिया, बेच दी और बड़े मकान बना लिए। तो भाई अगर पेड़ पौधा काट रहे हो वायु कड़े से मिलेगी, था ऑक्सीजन कड़े से मिलेगी, जिससे मृदा प्रदूषण भी होगा और भी आगे आने वाले समय के लिए नुकसान भी है भाई, ठीक है ना। तो पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाओ थे। मेरे तो कहना है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण जरूर किया करो, ऐसा नहीं तो महीना कम से कम एक आदमी एक पेड़ तो लगाए दो, फिर भी गणो ही है। निपटने की व्यवहारिक उपाय कौन कौन से हैं? वर्षा का जल संचय करना है, सटीक कृषि तकनीक, ठीक है, सिंचाई करनी है अच्छी तरीके से, व्यापक वृक्षारोपण जो मैं बता के कि पेड़ पौधे लगाओ अधिक से अधिक। आपसे जल का पुनर्चक्रण, जो गंदा पानी है उसको ट्रीट करके दोबारा बागवानी और कृषि कार्यों में उपयोग ले सकते हैं। निष्कर्ष क्या भाई, जल संकट और मरुस्थलीकरण से निपटना केवल सरकारों का काम नहीं मित्रों, इसके लिए जल साक्षरता को बढ़ावा देना होगा और जन भागीदारी होनी चाहिए कि हर इंसान को पता होना चाहिए, एक एक बूंद की कीमत समझनी पड़ेगी आपको। ऐसे नहीं कि भाई ठीक है सरकार करेगी, सरकार क्या करेगी, सरकार कुछ नहीं, इंसान को करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति कार्य नहीं करेगा सही तरीके से फिर सरकार कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। और आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। एक बार वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ नोट्स बनाते चलो, जैसे बता रहा हूं ना वैसे वैसे नोट्स बनाते चलिए आप लोग। यूनिट 4 है, पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता में महत्व की भूमिका बताइए। आधुनिक समय वर्तमान समय है ना, उसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन किस काम आता है। चौथी यूनिट का पहला क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, सीधी बात इतना पूछे गए। तो आधुनिक समय में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों है जरूर है। पर्यावरण के प्रति लोगों को पता ही नहीं है तो उनको समझा किस प्रकार से। आधुनिक युग तकनीकें प्रगति और तीव्र आर्थिक विकास का साक्षी रहा है, लेकिन इसके समानांतर ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जल संकट और मरुस्थलीकरण जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियां भी पैदा हुई हैं। इन संकटों का सबसे बड़ा कारण है मानवीय चेतना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील की कमी, कि लोग ध्यान नहीं देते भाई, बिल्कुल भी लोग पर्यावरण के प्रति ध्यान नहीं देते, अपनी मौज मस्ती में मस्त है। तो ऐसा तो होना ही था। ऐसे पर्यावरणीय शिक्षा और जागृति ही वे अचूक अस्त्र हैं जो मानव और प्रकृति के बीच बिगड़ते संतुलन को पुनः बहाल कर सकते हैं। सही बात है, अगर लोगों को पता चलेगा कि पर्यावरण की रक्षा करना क्यों जरूरी है, पर्यावरण कितना हमारे लिए जरूरी है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता होगी तो पर्यावरण ऑटोमेटिक बच जाएगा ना, और पर्यावरण बच गया तो अपनी जीवन शैली सुधर जाएगी भाई। पर्यावरण शिक्षा का महत्व है जैसे समस्याओं की समझ। पर्यावरणीय शिक्षा लोगों को केवल प्रदूषण या पेड़ काटने के नुकसानों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि यह पारिस्थितिकी तंत्र के सूक्ष्म अंतर संबंध और जलवायु परिवर्तन और के दीर्घकालीन वैश्विक प्रभाव को समझने में मदद करती है मित्रों। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास क्या है, यह शिक्षा समाज में प्रकृति के दोहन की मानसिकता को बदलकर प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना जागृत करती है। यह केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि एक जीवन शैली है।
सतत विकास का आधार। ये आने वाली पीढ़ी को सिखाती है कि आज हम संसाधनों का उपयोग इस तरह करें जिससे भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत भी सुरक्षित रह सके। मित्रों, जागरूकता की व्यवहारिक भूमिका क्या है? जन आंदोलन और सामूहिक भागीदारी। जब आम नागरिक जागरूक होता है तो वह चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसी मुहिमों को स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण, वृक्षारोपण अभियान, समुदाय और सामाजिक मंचों के माध्यम से साझा किए जाने वाले सक्रिय भूमिका निभाता है। देखो, जब इंसान में थोड़ी समझ होगी ना पर्यावरण प्रति, तो वो आंदोलन करेगा, वृक्षारोपण अभियान चलाएगा। जैसे अलग अलग संगठन वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाते हैं, ऐसी आपको भी योजना बनानी पड़ेगी। हरित आपदाओं को अपनाना, जागरूक समाज, रोजमर्रा जीवन में पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को चुनना, जैसे एकल उपयोग, प्लास्टिक का बहिष्कार, प्लास्टिक बहिष्कार करो ना, कचरे का पृथक्करण करो, एक जगह रखो, ऊर्जा की बचत करो, एलईडी बल्बों का उपयोग करो, वर्षा जल संचयन करो, ये काम करेगा अगर उसमें जागरूकता रहेगी तो। नीति निर्माण पर दबाव देगा, जनता पर्यावरण के प्रति सजग होती तो सरकारें, उद्योग भी अपनी नीतियों और पर्यावरण अनुकूल बनाने के मजबूर होंगे। कॉर्पोरेट जगत में हरित ऑडिट और सरकारें द्वारा अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता देना इसी जागरूकता परिणाम है। अगर देखो व्यक्ति जागरूक रहेगा ना तो सरकार पर दबाव डालेगा कि नीतियां बनाओ, हमारा पर्यावरण बचना चाहिए। लेकिन आजकल पर्यावरण की छोड़ो, सब लोग नीतियां बनवा रहे हैं कि हमारा कैसे फायदा हो। अपना फायदा छोड़ के अगर पर्यावरण के प्रति सोचोगे ना तो आपको भला हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन कह रहा है। निष्कर्ष क्या कह रहा है इसका? आधुनिक समय में पर्यावरणीय शिक्षा अब एक वैकल्पिक विषय नहीं बल्कि अनिवार्य जीवन मूल्य है। प्रसिद्ध नारा, वैश्विक सोचो, स्थानीय स्तर पर कार्य करें, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, तभी चरितार्थ हो सकता है जब समाज का हर व्यक्ति पर्यावरण साक्षर होगा। धरती को विनाश से बचाने के लिए सामूहिक चेतना और डिजिटल व सामाजिक माध्यम से सतत जागरूकता फैलाना आज के समय में सबसे बड़ी मांग है। मित्रों, सतत विकास की परिभाषा दीजिए। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमुख रणनीतियां क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? 100% एग्जाम में छप गया, ये मान लो आप लोग। सतत विकास क्या है? 100% एग्जाम में छप गया, ये मान लो। धारणीय विकास भी इसको बोल सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा याद रहेगा आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? 100% छप गया एग्जाम के अंदर, इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लो भाई। इसकी परिभाषा देखेंगे, ब्रडंटलैंड रिपोर्ट 1983 के अनुसार सतत या धारणीय विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को समझौता किए बिना पूरा करता है। कि भाई देखो, पीढ़ी की आवश्यकता मत करो, उनकी आवश्यकता अपन पूरी करेंगे, ठीक है, बिना समझौता नहीं कर सकता। लेकिन सरल शब्दों में कहें तो यह है आर्थिक, बुद्धि, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक ऐसा संतुलन जिससे संसाधनों अंदर धोन रुक सके भाई। संतुलन बनाए रखो। ऐसे नहीं कि ठीक है चलाने दो, पानी चलाने दो, ढूंढने दो, नहीं नहीं, रोको, आगे भी तो काम आना है ना। सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने की प्रमुख रणनीतियां क्या हैं? तो पहला, नवनीकरणीय जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा। एक क्वेश्चन देखो, नवनीकरण और अनवनीकरण ऊर्जा संसाधन बनता है, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसी स्वच्छ पर्यावरणीय अनुकूल ऊर्जा का बुनियादी ढांचा तैयार करना। सतत विकास और जल प्रबंधन, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खेती को अपनाना, टपकन सिंचाई तकनीकों का उपयोग करना, वर्षा जल संचय करना को हर स्तर पर अनिवार्य बनाना। चक्रीय अर्थव्यवस्था, लो बनाओ फेंको की नीति को बदलकर कम उपयोग पुनः चक्र में पुनः उपयोग करना। भाई देखो मतलब क्या बोला है, लो बनाओ और फेंको, ऐसे नहीं कि ठीक है खाना बनाया उसको फेंक दिया, ऐसे नहीं भाई। जो चीज वेस्ट हो रही है उसको कम करो, जो अपने वापस काम आ सकते हैं उसका पुनः चक्रण करो। हरित शहरीकरण करो, शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करना, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना और पर्यावरण अवनयन को रोकने के लिए ग्रीन बेल्ट और वृक्षारोपण का दायरा बढ़ाना। समावेशी नीतियां, सामाजिक गरीबी तथा असमानता को कम करने के लिए शिक्षा, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं सब तक तब तक पहुंच सुनिश्चित करना, क्योंकि सामाजिक न्याय के बिना सतत विकास अधूरा है। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? सतत विकास के लक्ष्य को पाना केवल सरकारों का दायित्व नहीं मित्रों, इसके लिए सामूहिक वैश्विक भागीदारी जरूरी है और व्यक्तिगत स्तर पर जिम्मेदार उपभोग की आदत डालना सबसे प्रभावी रणनीति है। एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो, ये भी आपकी नीति है, ये भी आपका कार्य है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जितना ज्यादा शेयर करोगे ना, क्योंकि देखो हर एक बच्चे को पता चलना चाहिए कि भाई झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं लगना है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की क्लास एकदम फ्री मिलेगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगला क्वेश्चन है मृदा
वन और जल संसाधन प्रबंधन के मूल सिद्धांत और विधियों की स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कोर प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ सॉइल फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ओके, तो भाई चलो बात करते हैं मृदा वन और जल संसाधन प्रबंधन के मूल सिद्धांत और विधियां। देखो, सबसे बड़ा कारण संकटों का कारण है पर्यावरण अवनयन। आज सबसे बड़ा कारण ये बना अंधाधुंध दोहन। इन जैसे मृदा जल वन का अपन अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं ना, वो अपने पर्यावरण अवनयन का कारण बन गया है। मृदा संसाधन प्रबंधन, मृदा प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत मृदा अपरदन को रोकना, उसकी उर्वर शक्ति को बनाए रखना है। उर्वर शक्ति यानी बस उपजाऊ भी होनी चाहिए भाई, और मृदा अपरदन रोकना चाहिए। प्रमुख विधियां क्या है? समोच्च रेखीय कृषि, पहाड़ी ढलान जो क्षेत्र है उसमें पानी के भाव कम करने के लिए ढाल की विपरीत आड़ी जुताई करना। स्ट्रिप क्रॉपिंग और फसल चक्रण, एक ही खेत में लगातार एक ही फसल उगाने की बजाय बदल बदल कर फसलें उगाना, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। ऐसा नहीं कि भाई एक बार शीशी बाढ़ चालो, मान लो गुआर को भाव भटको थे को गुआर भाव नहीं, एक बार गुआर भाव, गेहूं भाव, सरसों भाव, चना भाव, बाजरा भाव, अलग अलग फसलें उगाना। ठीक है ना, ये चीज आपको देखनी है कि नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहे और जो मिट्टी है वो उपजाऊ रहे भाई। जैविक खाद का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद को बढ़ावा देना। आजकल तो लाके यूरिया डाल दो, डीएपी डाल दो कि मिट्टी उपजाओ। अरे मिट्टी उपजाओ मर जाए 1 साल 2 साल, फिर आगे क्या करेगा? इसलिए क्या है कि खेत में ना हरी खाद या कंपोस्ट या जैसे हम गोबरी खाद बोलते हैं वो डालना चाहिए अपन को। वन संसाधन प्रबंधन क्या है? मृदा पढ़ ली, अब वन की बात करेंगे। वन प्रबंधन का मूल सिद्धांत सतत उपज और जैव विविधता का संरक्षण है मित्रों। इसका अर्थ है कि वनों के संसाधनों का दोहन केवल उसी गति से किया जाए जिसे वन स्वयं को पुनः चक्रित कर सके। वन उतना ही काटना चाहिए जितना कि उग रहे वापस, आया नहीं कि थे उगा रहे तो एक हो, पेड़ पौधे आप एक लगा रहे हो और उखाड़ सो रहे हो, फिर नुकसान ही होना है। प्रमुख विधियां, व्यापक वृक्षारोपण, बंजर भूमि पर नए वृक्ष लगाना, काटे गए जंगलों के स्थान पर नए पौधे लगाना। सामाजिक और कृषि वानिकी, खाली पड़ी सार्वजनिक भूमियों और किसानों द्वारा अपने खेतों के किनारे व्यवसाय को पर्यावरण अनुकूल पेड़ लगाना। वैज्ञानिक कटाई, चौरगा नियंत्रण, जंगलों को पूरी तरह साफ करने की बजाय केवल परिपक्व है पेड़ों को चुनिंदा कटाई करना और अतिचारण पर रोक लगाना। दावानल नियंत्रण, आधुनिक तकनीक है और फायर लाइनने के माध्यम से जंगलों में लगने वाली आग को रोकना और त्वरित रेस्क्यू सिस्टम बनाना। जल संसाधन प्रबंधन क्या है? जल प्रबंधन का मूल सिद्धांत मित्रों इष्टतम उपयोग और संरक्षण है। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। इसके तहत पानी की बर्बादी को रोकना, उसकी गुणवत्ता सुधार बनाए रखना और भूजल स्तर का रिचार्ज करना शामिल है। प्रमुख विधियां क्या है? वर्षा जल संचयन, छतों और खुले मैदानों में से बरसते पानी को टैंकों और तालाब बावड़ियों में एकत्रित करना ताकि भूजल स्तर बढ़े। क्योंकि पानी देखो वर्षा को मेघ को पानी है ना, दिन बचाने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। टैंक बनाओ या तालाब बनाओ, उनमें बावड़ियां एकत्रित करो कि आगे आने वाली पीढ़ी को वो काम और भू जल स्तर भी बढ़े, पानी वेस्ट कम करो। सटीक सिंचाई तकनीकें, टपकन सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन करना, फुहारा प्रणाली जैसी विधियों का अपनाना भाई, ताकि ज्यादा पानी वेस्ट ना हो। अपशिष्ट जल का उपचार करना, घरेलू और औद्योगिक गंदे पानी को सीवेज ट्रीट प्लांट के जरिए साफ करके उसे बागवानी, कूलिंग और निर्माण कार्य में दोबारा उपयोग करना। जल संग्रहण क्षेत्र पर नदी, घाटियां और छोटे नालों पर चेक डैम बनाकर पानी के भाव को धीमा करना जिससे पानी जमीन में रिस सके। निष्कर्ष क्या निकलता भाई? निष्कर्ष तो है देखो, मृदा वन और जल तीनों संसाधन आपस में एक चक्र की तरह जुड़े हुए हैं। यदि वन सुरक्षित रहेंगे तो मिट्टी का कटाव रुकेगा और मिट्टी की नमी जल स्तर को बनाए रखेगी। अतः इसका प्रबंधन अलग अलग न होकर एक एकत्रित पारिस्थितिक दृष्टिकोण है के तहत जन भागीदारी से ही संभव है। तो भाई 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए यूनिट 4 में। एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई वीडियो मिस मत करना भाई। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कोई भी वीडियो मिस मत करना। अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दिया तो पूरा आपको समस्या होने वाली है। कि मैंने कहा ना, हर एक पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बस आप वीडियो का अंत तक बने रहा करें, सारे वीडियो देखें ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव वन्य जीव संघर्ष के मूल कारण क्या है? मानव और वन्य जीव संघर्ष आपस में, मानव का वन्य जीव का संघर्ष है, उसका मूल कारण क्या है? वन्य जीव संरक्षण के उपायों की विवेचना कीजिए और भारतीय प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट पर प्रकाश डालिए। जब मनुष्य और वन्य जीवों की जरूरतें एक दूसरे की आड़े आती हैं तो उनके बीच टकराव पैदा होता है। यह संघर्ष आज संरक्षणवादियों के लिए कड़ी चुनौती बन गया है। अब मालूम क्या करना चाह रहे हैं? जब मालूम मनुष्य है वो मकान बना रहा है, वहां पे 3 पेड़ है, तो वह थोड़ा सोचेगा इस पेड़ों को साइड में रख के कैसे बनाए,
वो सबसे पहले उनको निपटाएगा, ठीक है ना। तो वन्य जीव मतलब पेड़ पौधे खत्म हो गए, ऑक्सीजन कमी हो गई, जो संतुलन अपन बनाए रखना चाहते थे वो नहीं बना। तो ये इसमें पहला इसमें यही कर रहा है कि एक दूसरे की आड़ जरूरत क्या आ जाती है, जैसे बाढ़ आती है, वो थोड़ी देखिए मनुष्य बीच में आ रहा है, नहीं उड़ा दो, ठीक है ना। इस प्रकार से वन्य जीव और जरूरतें, जो मानव जरूरतें हैं, वो एक दूसरे की आड़े आती है ना, तो उनके बीच टकराव पैदा होता है मित्रों। टकराव पैदा होता है तो फिर संरक्षणवादी वो कैसे उनको बचाएंगे। मानव वन्य जीव के मूल कारण क्या है? आवासों का विनाश और विखंडन। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के निर्माण के कारण जंगलों का दायरा लगातार सिकुड़ रहा है। इसके चलते वन्य जीव भोजन और पानी की तलाश इंसानी बस्तियों को रुख करते हैं। कृषि का विस्तार, जंगलों के किनारों की जमीनों में पड़े, सही पड़े नहीं बड़े हैं भैया, है ना, बड़े पैमाने पर खेती होने से हाथियों और शाकाहारी जीवों के पारंपरिक मार्ग बंद होते हैं, जिससे वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखो हाथी चाल रहे रास्ता, क्या करे, हाथी चाल रहे हैं, अगर बिन रास्ते नहीं मिले गो तो वो तो खेड़ने उजाड़ तो पुजाड़ तो चल जाएगो, क्योंकि वो रुको थोड़ी नहीं कि भाई मैं रुक गया साहब आप कर लो खेती वेती उसके बाद जाता हूं, ऐसे नहीं होता ना। वन्य जीवों गलियारों का अतिक्रमण, वन्य जीवों की एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने वाले रास्तों पर बस्तियों बन जाती हैं, से मानव और हिंसक जानवरों का आमना सामना करना पड़ता है। अब भाई सही बात है कि कोई वन रास्ता है उसमें वन्य जीव गुजरता है, जैसे शेर वगैरह लोमड़ी वगैरह वन्य जीव गुजरते हैं, वहां पर जाकर अगर मनुष्य अपना घर बनाता है तो फिर देखो समस्या होगी, फिर मानव और वन्य जीवों को आपस में एक दूसरे का सामना करना पड़ेगा। जल और भोजन की कमी, जंगलों में पानी के पारंपरिक स्रोतों के सूखने और अवैध शिकार के कारण शाकाहारी जीवों की कमी होने से मांसाहारी जीव जानवर पालतू पशुओं और मनुष्यों को हमला कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं आजकल, पहले तो जीव जंतु खाते, ठीक है, वन्य जीवों को, आजकल जो शाकाहारी जीव है उनको भाई लोग खाने लग गए, लोग उनका शिकार करने लग गए, तो लोग उनका शिकार करते हैं तो फिर मांसाहारी जीव क्या करेंगे, मांसाहारी जीव लोगों को शिकार करेंगे, तो इससे भी समस्या बढ़ रही है। देखो आप लोग देख रहे हो ना कि शेर सड़क पे आ गया हमला किया, क्यों किया भाई, क्योंकि आपने जंगल काट दिए, जंगल काटे ना काटे उसका जो रास्ता उसको काट दिया, तो अगर शेर का रास्ता आप लोग छोड़ोगे नहीं और उसको बाधित करोगे तो वही भाई हमला करेगा ना, उसको भी तो रहने की, वो भी तो एक मतलब मान लो उसको वन्य जीव, उसमें तो जीव है ना, वो भी तो अपनी योजना बनाएगी कहां से निकलना है मेरे को, कहां से क्या करना है। वन्य जीव संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या क्या है? सुरक्षित गलियारों का निर्माण करना है, राजमार्गों रेलवे लाइनों पर इको ब्रिज या अंडरपास बनाना ताकि वन्य जीव बिना किसी खतरे के अपने रास्तों पर आ जा सके। सामुदायिक सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए भाई, और त्वरित मुआवजा होना चाहिए। वनों के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को संरक्षण कार्य में शामिल करना, यदि किसी जानवर द्वारा जान माल या फसल का नुकसान होता है तो सरकार द्वारा तुरंत उचित मुआवजा देकर देना ताकि लोग प्रतिशोध में आकर जानवरों को न मारे। आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए, संवेदनशील इलाकों में जीपीएस, ड्रोन और थर्मल कैमरों की मदद से जंगली जानवरों की आवाजाही पर नजर रखना चाहिए ताकि बस्तियों में आने से पहले अलार्म सिस्टम द्वारा लोगों को सचेत करना, कि ऐसा अलार्म लगा दे, मान लो शेर वगैरह है किसी बस्ती के नजदीक जा रहा है तो कैमरे से निगरानी होगी तो वह अलार्म बजा देना चाहिए ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि कोई ना कोई खतरनाक जानवर यहाँ पे आ रहा है। कठोर कानूनी ढांचा होना चाहिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अवैध शिकार और वनों की कटाई पर पूर्ण रोक होनी चाहिए। आजकल क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी स्मगलिंग करते हैं और जो वन्य जीव हैं उनको इलीगल तरीके से मारकर बेच देते हैं, तो वो भी रोक लगानी चाहिए। भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन से हैं? दुनिया के 36 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में 4 भारत में हैं, पूर्ण या आंशिक रूप से स्थित है। कौन कौन से 4? पहला हिमालय, यह पूरे भारत हिमालय क्षेत्र को कवर करता है। यह अत्यधिक ऊंचाई के कारण समुद्री जो वनस्पति पाई जाती है, मुख्य रूप से जो जीव है यहाँ पे वो हिम तेंदुआ, रेड पांडा और कस्तूरी मृग पाया जाता है। दूसरा है पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात से तमिलनाडु तक फैला यह क्षेत्र यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मुख्य जीव कौन कौन से? नीलगिरी तहर, लायन टेल और मेकोक। शेर जैसी मुंह वाला नहीं बल्कि शेर जैसी जो पूंछ है ना वैसा बंदर रहता है यहाँ पे, एशियाई हाथी भी रहते हैं। इंडो वर्मा क्षेत्र, इसमें भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा शामिल है जैसे असम, मणिपुर और मिजोरम। ये अपनी उच्च प्रजाति समृद्धि के लिए माना जाता है। मुख्य जीव कौन सा है? हुलोक है,
गिब्बन है और क्लाउडेड लेपर्ड है। सुंडालैंड भारत का निकोबार द्वीप समूह है। इस विशाल वैश्विक के हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। यहाँ अद्वितीय समुद्री और द्वितीय पर्वत तंत्र है। मुख्य जीव कौन सा है? निकोबार, मेगापोड, जॉइंट लेदरबैक, कछुआ, ये पाए जाते हैं भाई यहाँ पे। निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाई मानव वन्य जीव संघर्ष को केवल बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता, बल्कि इसके लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट का कड़ाई से संरक्षण करना और विकास की योजनाओं को प्राथमिकता देना ही एकमात्र सुरक्षित साधन है। इस प्रकार से मित्रों आपको मैंने चारों यूनिटों के जो कंप्लीट क्वेश्चन थे उनके आंसर करवा दिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% सेम छपेंगे। आप इनको पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ अच्छे नंबर ले जाओगे। 100 से 100 नंबर भी ले जा सकते हो, क्योंकि सेम छपेंगे भाई, 100% सेम छपेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बहुत जरूरी है, बहुत ही बहुत जरूरी है। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दी। एग्जाम टाइम में कोई अपडेट आएगी तो इस पे आप लोग अपलोड करेंगे। झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम सबको ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम झुंझुनू एजुकेशन सबको फॉलो करना है। इंस्टाग्राम फॉलो करके अपना नाम और शेखा पाटिल लिख के मैसेज भेज देना, ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ दें। आप सब लोगों को इंस्टाग्राम फॉलो करना है। और उसके बाद जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगले पेपर की इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करूं आपको बस नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सभी तक आप लोग शेयर कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद साथियों।